Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So here we are going to see a new topic that is abruptio placenta. ओके तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लासेंटा प्रीविया डिस्कस कर लिया था। मैं आपको बता दूं कि प्लासेंटा प्रीविया एंड प्लासेंटा एब्रप्शियो दोनों ही हमारे एंटीपार्टम हैमरेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज एब्रप्शियो प्लासेंटा। एब्रप्शियो प्लासेंटा मीन्स होता है कि प्लासेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो जाता है और बाहर निकल आता है। तो अब आप सोचिए कि अगर प्लासेंटा जो कि बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों दे रहा है, अगर वो टाइम से पहले सेपरेट हो जाए, टाइम से पहले सेपरेट होने का मतलब है कि बेबी के बाहर आने से या बेबी के डिलीवरी होने से पहले वो सेपरेट हो जाता है, तो क्या होगा? सिंपल सी चीज है, जो उसका फंक्शन था वो इंटरप्ट हो जाएगा और वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या था? वैसे तो उसके बहुत सारे फंक्शन है, बट मेन फंक्शन क्या है कि वो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई दोनों ही ब्लड बेबी को दे रहा है ना। और अगर ये टाइम से पहले यहाँ से सेपरेट हो जाता है तो ना ही ये ब्लड सप्लाई दे पाएगा, क्योंकि मदर से ही ब्लड सप्लाई ले रहा था और मदर से सेपरेट हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई नहीं दे पाएगा। और ब्लड में होता है ऑक्सीजन, तो सिंपली ना ये ब्लड सप्लाई दे पाएगा और ना ही ये ऑक्सीजन सप्लाई दे पाएगा। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी? सिंपली बेबी की डेथ हो सकती है, विच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एब्रप्शियो प्लासेंटा के बारे में डेफिनेशन, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें। So first of all, we will see the definition. So abruptio placenta means होता है कि immature separation of normally situated placenta. देखिए, definition छोटी सी है बट मीनिंग इसका बहुत बड़ा है। प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटा एब्रप्शियो में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा देखिए, प्लासेंटा प्रीविया में क्या हो रहा था, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। प्लासेंटा प्रीविया में हमारा जो प्लासेंटा था वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर के अटैच हो रहा था, या तो यहाँ पे या तो इंटरनल ऑस के पास। ठीक है, कंप्लीट या तो कंप्लीट इंटरनल ऑस को ये कवर कर रहा था, या तो मार्जिनल पे था, या तो लोअर सेगमेंट में था। ठीक है, लेकिन हमारे एब्रप्शियो प्लासेंटा में हमारा प्लासेंटा सही जगह पे सिचुएटेड होता है, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, कहीं पर भी होगा, सही जगह पे सिचुएटेड होता है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सिचुएटेड तो सही जगह पे है पर टाइम से पहले रप्चर हो रहा है। सो डेफिनेशन हमारी यही कहती है कि इमेच्योर सेपरेशन, यानी टाइम से पहले सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, किसका? नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा का। प्लासेंटा जो कि अपने नॉर्मल जगह पे सिचुएटेड था, वो जो है टाइम से पहले यानी कि बेबी की डिलीवरी से पहले क्या हो गया? सेपरेट हो गया। ठीक है, दिस इज नोन एज प्लासेंटा एब्रप्शियो। तो इस लाइन को, ये जो नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा है, इसको जरूर ऐड करिएगा। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि इमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा, दिस इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन, बिकॉज हमें ये बताना पड़ेगा कि प्लासेंटा प्रीविया की बात नहीं चल रही है, प्लासेंटा एब्रप्शियो की बात चल रही है, जिसमें प्लासेंटा अपने नॉर्मल जगह पे पहले से ही सिचुएटेड होता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है लास्ट में कि ये जो है इमेच्योर सेपरेशन हो जाता है, 9 मंथ से पहले सेपरेशन हो जाता है, डिलीवरी से पहले सेपरेशन हो जाता है बेबी की। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स, या आप इसको वेराइटीज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वी आर हैविंग 3 टाइप्स या 3 वेराइटीज। तो इसमें थोड़ा सा इमेज में छोड़ दीजिए। फर्स्ट हम देखेंगे रिवील्ड, सेकंड देखेंगे कंसील्ड एंड थर्ड देखेंगे मिक्स्ड। ठीक है, तो रिवील मीन्स होता है कि कोई चीज पता चलना, कोई चीज रिवील हो जाना। जैसे कहते नहीं है कि इसने मेरा सीक्रेट रिवील कर दिया, यानी इसने मेरी पोल खोल दी, राइट। तो रिवील मीन्स होता है कोई चीज सामने आ जाना, पता चल जाना, है ना, दिख जाना। ठीक है, तो रिवील में क्या हो रहा है? यहाँ पे जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ रही है, इसका मतलब ब्लीडिंग हमें दिख रही है ना। नेक्स्ट है कंसील्ड, जो कि रिवील्ड का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है? ये जो ब्लीडिंग है ये बीच में स्टोर हो जाती है और बाहर वजाइना के थ्रू नहीं दिखती है। तो कंसील्ड में स्टोर हो कहाँ रही है? स्टोर हो रही है हमारे डेसिडुआ, जो कि प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को कहते हैं, और हमारे प्लासेंटा के बीच में ब्लीडिंग क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। स्टोर होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो बाहर नहीं आ रही है और हमने उसको टाइप दूसरा दे दिया है, दैट इज कंसील्ड। नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड होता है हमारा रिवील प्लस कंसील्ड।
रिवील प्लस कंसील्ड मीन्स क्या होता है कि कुछ ब्लड हमारा स्टोर हो रहा है और कुछ ब्लड हमारा बाहर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। तो किस चीज का मिक्सचर है ये? रिवील और कंसील्ड दोनों के सिम्टम का मिक्सचर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंसिडेंस रेट देख लीजिए, 1 in every 200 प्रेगनेंसीज, तो इसके ज्यादा केसेस तो नहीं मिलते हैं, 200 प्रेगनेंसी में कोई एक मिल जाता है। ओके, तो नोट्स के लिए देख लीजिए, रिवील मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड जो है वो कलेक्ट नहीं होता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है वजाइना से, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, कॉमनली रिवील ही हमें एब्रप्शो प्लासेंटा में देखने को मिलता है। कंसील्ड क्या है? कंसील्ड में क्या होता है कि ब्लड हमेशा रह जाता है, स्टे रह जाता है किसके बीच में? हमारे प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम यानी कि जिसे हम डेसिडुआ बोलते हैं और हमारे प्लासेंटा के मेम्ब्रेन के बीच में स्टोर रह जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा कह सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में भी जा सकता है। और कंसील जो होता है वो हमारा सबसे सीरियस कंडीशन होती है, या सबसे डेंजरस टाइप होता है। डेंजरस टाइप इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसमें स्टोर हो जा रही है, तो इसमें अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। कोई चीज अंदर स्टोर हो रही है तो अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, प्लस मदर को पता नहीं चल रहा है कि लाइक बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो रही है। ठीक है, अगर ब्लड बाहर निकलता है तो मदर घबरा के डॉक्टर के पास जाएगी, और अगर ब्लड जो है अंदर ही अंदर स्टोर हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो सोचे कि स्पाज्मोटिक पेन है, या वेट कर ले, या घबराए ना। ठीक है, जो भी है। ठीक, एंड मिक्स में क्या होता है? रिवील प्लस कंसील। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेस। तो मेन जो कॉजेज हैं वो अभी तक अननोन है। रिसर्चर्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि मेन एग्जैक्ट कॉज क्या है हमारे एब्रप्शियो प्लासेंटा का, बट उन्होंने बहुत सारे अजम्पशन कर रखे हैं, हाइपोथेसिस बना रखे हैं, उन्होंने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स ऐड कर रखे हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज, तो हम कह सकते हैं कि एज में मोर देन 35 ईयर की जो वुमेन्स हैं उनमें एब्रप्शियो प्लासेंटा ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए एज पर एज हमारे अंदर के ऑर्गन जो होते हैं वो थोड़ा सा वीक होने लगते हैं, हमारे मसल्स वीक होने लगते हैं। तो हम जानते हैं हमारा यूट्रस जो है मस्कुलर ऑर्गन है, तो हो सकता है कि यूट्रस जब वीक रहेगा, उसके अंदर की एंडोमेट्रियम या कह सकते हैं डेसिडुआ भी वीक रहेगी। तो जब डेसिडुआ वीक रहेगी तो उसके अंदर जितने भी अटैचमेंट हैं वो भी वीक रहेंगे, सो प्लासेंटा का अटैचमेंट भी वीक हो जाएगा और उसका प्रीमेच्योर सेपरेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरिटी। तो पैरिटी मीन्स होता है कि कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। तो मल्टी पेरस जो वुमेन होते हैं, मल्टी पेरस जितनी भी वुमेन होती हैं उनको ज्यादा चांसेस होते हैं एब्रप्शियो प्लासेंटा होने के। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी पेरस वुमेन कौन होती हैं? जिनके 2 से ज्यादा बेबी होते हैं उनको हम मल्टी पेरस वुमेन बोलते हैं। तो आप सिंपल सी चीजें सोच लीजिए कि अगर 2 से ज्यादा बेबी हैं, 3-4 जितने भी बेबीज हैं उनके पहले से ही, तो इस वजह से तो अब इतने सारे बेबी हैं तो एज भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वाला सेम मैं आपको रीजन दूंगी। प्लस जब मसल स्ट्रेचनिंग की वजह से बार बार मसल पे कोई चीज अटैच हो रही है, बार बार मसल प्रेगनेंसी में स्ट्रेच हो रहे हैं, तो मसल में वो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, किसी चीज को अटैच करने की या संभालने की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो हमारा यूट्रस वीक हो जाएगा, वीक होने के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम है वो भी वीक हो जाएगी, और हमारी जो अटैचमेंट है वो भी वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लासेंटा एब्रप्शियो के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सोशियो इकोनॉमिक। सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक नहीं, लो, अगर लो सोशियो इकोनॉमिक होगा मदर का तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है? प्रॉब्लम ये होने वाली है कि जब वो अच्छे से खाएगी नहीं तो वो एनीमिक रहेगी, एनीमिक रहेगी तो प्रेगनेंसी जब कंसीव करेगी तो एनीमिया की वजह से मसल वीकनेस रहेगी, लाइक मसल उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, प्लस प्लासेंटा का अच्छा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और प्लासेंटा ऑटोमेटिकली वीक रहेगा और डिटैचमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। देन डाइट, सेम चीज, डाइट में अच्छी डाइट नहीं रहेगी तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन की वजह से एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा एंड वीक प्लासेंटा होगा और डिटैचमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्मोक। तो स्मोक में होता क्या है? पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली आपने सुना होगा कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। ठीक है, तो लंग कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। तो स्मोकिंग की वजह से अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पे स्मोक और लाइक एब्रप्शियो का क्या काम है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि जब प्लासेंटा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है
और मदर अगर स्मोकर है, स्मोक करती रहती है, तो एट द टाइम ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, एंड लंग कैंसर क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द कैंसर, क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स होने लगेंगे, जिसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों चीजें होने लगेंगी, जिसकी वजह से प्लासेंटा का जो वेट होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा, और एक्स्ट्रा प्लासेंटा का वेट जो है हमारी डेसिडुआ नहीं संभाल पाएगी और एब्रप्शियो के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड होता है छोटी अम्बिलाइकल कॉर्ड। यहाँ पे देख लीजिए कितनी छोटी है अम्बिलाइकल कॉर्ड। तो शॉर्ट कॉर्ड हम कितना मानेंगे, जब लेस देन 40 सेंटीमीटर कॉर्ड की लेंथ होगी तो उसे हम शॉर्ट कॉर्ड मानते हैं। तो शॉर्ट कॉर्ड से प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब अगर कॉर्ड छोटी होगी तो बेबी तो मूव कर रहा है ना अंदर, और बेबी मूव करेगा तो कॉर्ड क्या होगी, स्ट्रेच होगी, ठीक है, क्योंकि वो छोटी है, उसकी लेंथ कम है। स्ट्रेचनिंग की वजह से अब जितनी बार बेबी घूमेगा अंदर मूव करेगा उतनी बार स्ट्रेचनिंग होगी। तो कभी कदार ऐसा हो सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर है कि हो सकता है कि ओवर स्ट्रेचनिंग की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो प्लासेंटा है वो थोड़ा सा टॉर्न हो गया, निकल गया, कहीं ना कहीं से उखड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एब्रप्शन प्लासेंटा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। देन प्रीवियस एबॉर्शन, तो मे बी प्रीवियसली जो एब्रप्शियो प्लासेंटा का केस हुआ था, हो सकता है कि सेम मदर को इससे पहले भी एब्रप्शियो प्लासेंटा का केस हुआ हो, ठीक है, तो हो सकता है सेम कॉज रिपीट हो गया हो जिसकी वजह से मदर को एब्रप्शियो प्लासेंटा हुआ रिपीट। ओके, नेक्स्ट है ट्रॉमा। मान लीजिए कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब गिर जाती है कहीं से, सीढ़ियों से गिर जाती है, तो उसकी वजह से सेपरेट हो सकता है प्लासेंटा बिफोर डिलीवरी। देन एक्सटर्नल वर्जन, देखिए एक्सटर्नल वर्जन का पूरा नाम है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। इसमें होता क्या है कि इसमें हम बाहरी, यहाँ पे देख लीजिए, बाहर की तरफ से क्या करते हैं, बेबी को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं और हेड को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे हम सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसीजर अब कोई भी नहीं करता है, क्योंकि ये प्रोसीजर वही लोग कर सकते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होंगे डिलीवरी कराने में, अदरवाइज ये प्रोसीजर कोई फॉलो नहीं करता है। तो देखिए एक्सटर्नल वर्जन में होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे प्लासेंटा है और यहाँ पे कॉर्ड है, तो या तो यहाँ पे प्लासेंटा कहीं भी मान लीजिए, तो कभी कदार क्या होता है कि एक्सटर्नल वर्जन करने के लिए हमें एक अपोजिट तरफ से प्रेशर देना पड़ता है और दूसरी तरफ से बेबी को घुमाने की कोशिश करनी पड़ती है। हो सकता है जिस अपोजिट तरफ आप प्रेशर दे रहे हो उस तरफ प्लासेंटा हो और आप प्रेशर धोखे से प्लासेंटा के ऊपर दे दो, ओवर प्रेशर की वजह से हो सकता है प्लासेंटा टॉर्न हो जाए या प्लासेंटा हल्का सा उखड़ जाए, ठीक है। देन आते हैं प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन मीन्स होता है कि टाइम से पहले मेम्ब्रेन के बैग को रप्चर कर देना। अब मेम्ब्रेन का बैग क्या होता है, देखिए जब डिलीवरी का टाइम आता है तो ये जो हमारा हमारा एमनियोटिक सैक है, ठीक, ये एमनियोटिक सैक हमारी नीचे इंटरनल ऑस खुल जाती है, थोड़ी ओपन होने लगती है, डायलेट होने लगता है सर्विक्स, तो हमारी ये जो बैग है तो ये जहां पे जगह मिलती है ये वहां पे थोड़ी सी निकल जाती है। निकलने की वजह से हम इतने एरिया को इतने एरिया को बैग ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इस बैग ऑफ मेम्ब्रेन जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, ये अपने आप रप्चर या फट जाती है जब बेबी के डिलीवरी का टाइम आता है। अगर हम इसको प्री मेच्योर रप्चर कर दें, यानी कि टाइम से पहले हम इसको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कट कर दें और रप्चर कर दें, तो जितना भी अंदर वाटर है वो गश करके बाहर आएगा। बाहर आने की वजह से बेबी भी प्रेशर से थोड़ा नीचे आएगा, तो हो सकता है शॉर्ट कॉर्ड भी है अगर मान लीजिए और ज्यादा प्रेशर लग जाता है, तो हो सकता है कि प्लासेंटा कॉर्ड क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी प्लासेंटा को और प्लासेंटा थोड़ा सा निकल जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर, कह सकते हैं कि प्लासेंटा सेपरेशन हो सकता है। देन हाइड्रोएमनियोस। हाइड्रोएमनियोस क्या है, जब बहुत ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड अंदर होता है, एक्स्ट्रा एमनियोटिक फ्लूइड अंदर होता है जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है, तो एक्स्ट्रा एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, दैट इज मोर देन 2000 ml। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड हमारे में कितना होता है, 1600 ml हमारा नॉर्मल मानते हैं हम, लेकिन मान लीजिए 2000 से ज्यादा ml अगर एमनियोटिक फ्लूइड है अंदर तो हम उसको पॉलीहाइड्रोमनियास बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोमनियास किया है, पॉलीहाइड्रोमनियास बोलते हैं। तो जितना ज्यादा
हाइड्रोमनियास होगा या जितना ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होगा उतने ही ज्यादा अंदर प्रेशर बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा प्लासेंटा पे भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अगर प्लासेंटा पे एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा तो प्लासेंटा के सेपरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी इन मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, मान लीजिए किसी की मल्टीपल प्रेगनेंसी है और पहली बेबी की यहाँ पे डिलीवरी हो रही है और दोनों बेबी की जो कॉर्ड है वो सेम प्लासेंटा से अटैच्ड है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि एक प्लासेंटा जो कि एक बेबी को हैंडल आराम से कर सकता है, उसके पास दो बेबी का वेट है, दो अम्बिलिकल कॉर्ड का वेट है, दो एमनियोटिक फ्लूइड का वेट है, तो उसके पास एक्स्ट्रा वेट हो गया। और जब बच्चे की डिलीवरी होती है या बेबी की डिलीवरी होती है और वो नीचे आता है तो सिंपल सी चीज है, प्लासेंटा पे प्रेशर पड़ता है, प्लासेंटा थोड़ा सा वहीं से स्ट्रेच हो सकता है ना। तो अब आप यहाँ पे देख लो, अगर नॉर्मली एक बेबी की डिलीवरी हो रही होती और प्लासेंटा टॉर्न हो भी गया होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बेबी तो एक बाहर आ ही चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक बेबी की डिलीवरी हो रही है, प्लासेंटा पे डिलीवरी का प्रेशर पड़ रहा है, नीचे कोई चीज गिर रही है तो प्लासेंटा स्ट्रेच हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कॉर्ड से अटैच है। दूसरी चीज, उसके पास एक्स्ट्रा प्रेशर किसका है, सेकंड बेबी का। तो प्लासेंटा के पास देखा जाए तो एक्स्ट्रा प्रेशर है, और हम कोई चीज अगर ट्री से अगर हम कोई चीज तोड़ते हैं, ट्री से अगर हमने कोई फ्रूट तोड़ा या हमने आम तोड़ा तो जो ट्री है उस पर प्रेशर पड़ता है ना, उसी तरह से प्लासेंटा पे भी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। और कभी कदार ऐसा होता है कि इस केस में क्या होता है, अगर बहुत तेजी से फर्स्ट डिलीवरी हो गई, प्लासेंटा पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया तो वो टॉर्न हो सकता है। नेक्स्ट है सिक प्लासेंटा। तो सिक प्लासेंटा मींस प्लासेंटा अपने आप में ही वीक है, तो मे बी उसका रीजन हो सकता है कि प्लासेंटा में कोई थ्रोम्बस बन गया हो, मे बी उसका रीजन हो सकता है कि प्लासेंटा मदर जो है माल नरिश्ड हो या मदर एनीमिक हो, जिसकी वजह से प्लासेंटा को अच्छी सी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, और ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से ऑक्सीजन प्लासेंटा को नहीं मिल रहा है, प्लासेंटा वीक हो गया है। देन इक्लेम्शिया। सो इक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 140-90 हो जाता है, प्लस इसके अलावा सीजर्स आने लगते हैं, एपिलेप्सी होने लगती है, और इस केस में क्या होगा, मदर को क्या होगा, इंजरी हो जाएगी और प्लासेंटा के सेपरेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन मीन्स होता है कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है प्लासेंटा के अंदर। एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स को की रास्ते को ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, ब्लड वेसल्स के रास्ते को बंद करने लगता है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन की वजह से, और प्लासेंटा को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, और क्या होगा, प्लासेंटा वीक हो जाएगा और टॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो थ्रोम्बस अगर बन जाएगा तो सिंपली प्लासेंटा कि ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होगा और प्लासेंटा टॉर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, तो जितने भी मैंने इटियोलॉजिकल तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया है, आप जितने भी रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि प्लासेंटा की जो स्ट्रेटम बिसालिस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रेटम बिसालिस, ठीक है, तो हमारी जो एंडोमेट्रियम है, जो कि हमारी हम कह सकते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस की है, वो अपने आप में ही दो लेयर से बनी होती है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और स्ट्रेटम बिसालिस। ठीक है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस के ऊपर प्लासेंटा अटैच होता है, और स्ट्रेटम बिसालिस जो होती है वो बेस बनाती है एंडोमेट्रियम की। मान लीजिए ये मैं आपको कलर करके दिखा देती हूँ, मान लीजिए ये ब्लैक वाली एंडोमेट्रियम है हमारी, ठीक है, तो ये जो हमारी एंडोमेट्रियम है ये अपने आप में ही दो लेयर से मिलके बनती है। मान लीजिए ये मैंने मोटी सी एंडोमेट्रियम बना दी, मैंने इसलिए इसको थिक बनाया जिससे कि मैं आपको दो लेयर दिखा सकूं। तो इसमें जो आगे वाली लेयर है, ये आगे वाली जो लेयर है, या कह सकते हैं सबसे अंदर वाली जो लेयर है, ये होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है, ये फंक्शन करती है, ये क्या करती है, ये अपने आप को पीरियड्स के टाइम पे शट ऑफ कर देती है, इसी वजह से हमें पीरियड्स आते हैं जब ये टूट जाती है, टूट के निकल जाती है। ठीक है, और स्ट्रेटम बिसालिस क्या करती है, पीछे वाली मैं आपको बिसालिस बना दे रही हूँ, इस पे कलर नहीं दिख रहा है, येलो से दिखा देती हूँ। ये मान लीजिए इसी में स्ट्रेटम बिसालिस है, ये क्या करती है कि जब हमारे फंक्शनैलिस टूट के बाहर आ जाती है पीरियड्स के टाइम पे, तो ये बिसालिस क्या करती है, न्यू सेल्स का जनरेशन और फॉर्मेशन करती है, जिससे कि फंक्शनैलिस दोबारा बन सके और नेक्स्ट पीरियड्स में वो फिर से शट ऑफ होके टूट सके। ठीक है, ये हमारी जो मैंने येलो से बनाई है ये बिसालिस है। ठीक है, ये
नए सेल्स का फॉर्मेशन करने में, एंडोमेट्रियम की न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करती है और ब्लड सप्लाई देने में भी हेल्प करती है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आई थिंक आप समझ गए होंगे बिसेलिस क्या है, स्ट्रेटम बिसेलिस। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेटम जो बिसेलिस यानी कि जो नए सेल्स बना रही थी उसमें अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द इजियोलॉजी की वजह से, बिकॉज ऑफ द मे बी कैल्शिफिकेशन की वजह से, मे बी माल न्यूट्रिशन की वजह से, मे बी थ्रोम्बस फॉर्मेशन उसमें हो गया होगा, जिसकी वजह से उसमें हेमाटोमा बन गया। ये देखिए हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या है, एक तरह का थ्रोम्बस फॉर्मेशन है ब्लड के साथ, ठीक है। हेमाटोमा बनने की वजह से क्या होगा कि जो अंदर की यूट्रस की वॉल है, प्लासेंटा की जो वॉल है वो कंटिन्यूअस नेक्रोसिस होता रहेगा, उसके अंदर कंटिन्यूअस सेल्स की डेथ होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो नए सेल्स बना रही थी उसी में अफेक्शन हो गया है, नए सेल्स की डेथ होती रहेगी, जिसकी वजह से हमारा जो अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होंगे वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होते रहेंगे। कंटिन्यूअस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा हो जाएगा। रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा क्या होता है कि प्लासेंटा की जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरह से इंटरप्ट हो गई है, प्लासेंटा में इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसकी वजह से प्लासेंटा में ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं। ये हो गया रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा। बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो रही है, कंप्लीटली ब्लड सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जा रही है, जिसकी वजह से प्लासेंटा की डेथ हो रही है और बेबी की भी डेथ हो रही है। तो ये एक सीरियस कंडीशन है। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। आई थिंक आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिवील, कंसील और मिक्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स अगर रिवील होगा तो सिंपल सी चीज है, आपको ब्लड वजाइना से दिखेगा। मिक्स होगा तो भी आपको थोड़ा बहुत ब्लड वजाइना से दिखेगा, लेकिन कंसील होगा तब क्या होगा। तो अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं उसमें हमें कई तरह के केस मिलेंगे। फर्स्ट है रेट्रोप्लासेंटल, ठीक है, हेमाटोमा। तो रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें होता क्या है, ब्लड स्टोरेज हो जाता है प्लासेंटा और मायोमेट्रियम के बीच में। मायोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है, हमारी मिडिल लेयर होती है। कहाँ की मिडिल लेयर होती है हमारी यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बाहर निकल जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद जो मिडिल वाली लेयर होती है उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, तो मिडिल लेयर यानी मायोमेट्रियम और प्लासेंटा के बीच में ब्लड स्टोरेज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अंदर प्लासेंटा को भी इन्फेक्शन कॉज कर देगा और मायोमेट्रियम में भी इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ये एक सीरियस कंडीशन होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्री प्लासेंटल। ठीक है, तो प्री प्लासेंटल हेमाटोमा क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड और प्लासेंटा के बीच में क्या हो जाएगा कि ब्लड स्टोरेज हो जाएगा, जिसकी वजह से एमनियोटिक सैक और बेबी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन एमनियोटिक फ्लूइड की जो लेयर है, जो आउटर लेयर है, ठीक है, कोरियन एमनियन से मिलके जो बनती है, उसमें ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सब कोरियोनिक। सब कोरियोनिक में क्या होगा, ब्लड स्टोर हो जाएगा प्लासेंटा के अंदर और कोरियंस के अंदर। तो आपको पता है कि कोरियोनिक विलाइज हमारी होती है हमारे पास। तो ये कोरियोनिक विलाइज क्या करते हैं, प्लासेंटा और मदर के बीच में अटैचमेंट बना के रखते हैं और प्लासेंटा और मदर से प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो अगर इन कोरियंस में ब्लड भर जाएगा, फिल हो जाएगा, तो कोरियंस में इन्फेक्शन हो जाएगा, और कोरियंस में इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्लासेंटा के ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, एंड बाद में प्लासेंटा क्या हो जाएगा, उसके अंदर हेमाटोमा हो जाएगा और इन्फेक्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फीटल प्रोग्रेस। तो देखिए फीटल प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन अगर रेट्रोप्लासेंटल हेमाटोमा हो गया तो उसमें फीटल की डेथ पूरी श्योर है। ये एक सीरियस कंडीशन है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेडिंग। ठीक है, तो ग्रेडिंग की वजह से हम देखते हैं कि अब ग्रेडिंग के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो ग्रेड 3 जो है सबसे सीरियस होता है हमारा, ग्रेड 2 हमारा मॉडरेट होता है, ग्रेड 1 हमारा माइल्ड होता है। ठीक है, तो देख लीजिए अगर वजाइनल ब्लीडिंग होगी तो अगर ग्रेड 1 तक की हुई यानी कि स्लाइड हुई, ग्रेड 1 हुई मतलब स्लाइड हुई तो मतलब ग्रेड 1 है, अगर मॉडरेट हुई तो ग्रेड 2 है, और हमारी जो सीवियर हुई तो ग्रेड 3 है। यूट्राइन टेंडरनेस, अगर यूट्राइन टेंडर ग्रेड 1 है तो यूट्राइन टेंडरनेस नहीं मिलेगा, 2 और 3 में मिलेगा। मैटरनल का जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा ग्रेड 1 में कोई इफेक्ट नहीं होगा और ग्रेड 2 और 3 में इंक्रीज हो जाएगा।
ग्रेड 2 में इंक्रीज हो जाएगा और ग्रेड 3 में शॉक होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। देन मैटरनल जो बीपी होगा वो भी अफेक्ट होगा। फीटल हार्ट रेट, सिंपल सी चीज है, ग्रेड 1 में कोई चीज सीरियस नहीं हो रही है तो फीटल हार्ट रेट अच्छी चलेगी। ग्रेड 2 में फीटल हार्ट रेट एब्सेंट भी हो सकती है और डैमिनिश भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन ग्रेड 3 सबसे सीरियस कंडीशन है, इसमें बेबी के डेथ के चांसेस बहुत हाई है। 90% बेबी के डेथ के चांसेस इसमें होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप। ठीक है, टाइप के बेसिस पे क्लिनिकल फीचर्स हम देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको क्लिनिकल फीचर्स को शॉर्ट करना है, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप ये वाला स्किप मत करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। अगर आपको तीनों में से एक चूज करना है तो आप ये वाला चूज करिएगा, क्लिनिकल फीचर ऑन द बेसिस ऑफ रिवील, मिक्स एंड कंसील। कंसील बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में देख लेते हैं। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। रिवील और मिक्स को मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम देख लेते हैं। रिवील में हल्का सा पेन होता है, डिस्कम्फर्ट साथ रहता है। मिक्स्ड में भी पेन होता है और डिस्कम्फर्ट साथ में रहता है। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग हम जानते हैं कि रिवील में ज्यादा वजाइनल ब्लीडिंग दिखेगी और मिक्स में थोड़ी दिखेगी क्योंकि थोड़ी अंदर स्टोर हो जाएगी। कलर, वजाइनल ब्लीडिंग का कलर कैसा होगा? रिवील में ज्यादा डार्क होगा, कंसील में डार्क के साथ साथ सीरियस डिस्चार्ज भी होगा। सीरियस डिस्चार्ज मीन्स होता है कि थोड़ा बहुत फ्लूइड भी बाहर आएगा क्योंकि अंदर जो है मिक्स्ड में क्या हो रहा है कि बीच से भी प्लासेंटा रप्चर हुआ है या सेपरेट हुआ है। यूट्राइन की टेंडरनेस रहेगी कि नहीं? रिवील में लोकलाइज रहेगी, कहीं कहीं पे रहेगी। कंसील में मिक्स में हर जगह टेंडर रहेगा। देखिए, अगर रिवील में कहीं ना कहीं टेंडरनेस रहेगी तो हम आराम से फीटल पार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कैन बी फील, क्योंकि हम फीटल पार्ट कैसे फील कर सकते हैं? एक तरफ से पैल्पेट करेंगे, दूसरी तरफ से एक तरफ से प्रेशर देंगे मदर के एब्डोमेन पे और दूसरी तरफ से पैल्पेट करेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट टेंडरनेस रहेगा तो हम पैल्पेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मिक्स में क्या है, फीटल पार्ट हमें नहीं फील होंगे, जबकि हमारे रिवील में हमें फील हो सकते हैं। सेम चीज देखिए, शेप कैसा होगा? अगर टेंडरनेस हो गया तो इसका शेप थोड़ा सा हमें जेस्टेशनल एज के हिसाब से थोड़ा बहुत पता चलेगा। मान लीजिए बहुत ज्यादा जेस्टेशनल एज 8 मंथ चल रहा है तो उस हिसाब से हमें मदर का एब्डोमेन देखने में मिलेगा। लेकिन मिक्स्ड में हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि मदर का एब्डोमेन कैसा हो जाएगा, ग्लोबुलर शेप का हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टेंडरनेस। ग्लोब के शेप का हो जाएगा, गोल गोल गोल, बिकॉज ऑफ द टेंडरनेस। शॉक इसमें एब्सेंट रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा। मिक्स में प्रेजेंट इसलिए रहेगा, देखिए इसलिए रहेगा, सेप्टिक शॉक हो सकता है मिक्स्ड में। क्यों हो सकता है? क्योंकि अंदर जो ब्लड स्टोर है ना, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। और सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। दिस इज शॉक। ठीक है, फिर पेल, तो मदर पेल दिखेगी क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। इसमें सीवियर पेलनेस दिखेगी क्योंकि ब्लड लॉस और इन्फेक्शन दोनों चीजें हो रही है। फीटल हार्ट रेट इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट या डेमिनिश हो सकता है, गायब हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंडरनेस भी बहुत बढ़ गई है और ये थोड़ी सी ज्यादा सीरियस कंडीशन है एज कंपेयर टू दी रिवील। नेक्स्ट आ जाते हैं कंसील के साइन एंड सिम्टम में। तो सबसे ज्यादा, ये मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे ज्यादा सीरियस कंडीशन है। इसमें हम कह सकते हैं कि ग्रेड 3 कंडीशन है। ये ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रेड 3 कंडीशन है। रिवील हमारा ग्रेड 1 है, मिक्स्ड हमारा ग्रेड 2 है और कंसील हमारा ग्रेड 3। तो इसमें जितनी भी चीजें होंगी सब कुछ सीरियस होंगी। जैसे सीरियस ब्लीडिंग होगी, है ना, शॉक होने के चांसेस हो जाएंगे। कौन सा शॉक? सेप्टिक शॉक। इन्फेक्शन पूरी तरह से होने के चांसेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर स्टोर हो रहा है ब्लड। प्लस जो डेमिनिश, यूरिन आउटपुट डेमिनिश हो जाएगा, पूरी तरह से हमारा ब्लडर दब जाएगा। ठीक है, तो यूरिन आउटपुट डेमिनिश होने के चांसेस हो जाएंगे। फीटल हार्ट रेट हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, प्री इक्लेम्पसिया की कंडीशन हो सकता है हो। ठीक, मदर पूरी तरह से पेल दिखेगी। ठीक, एंड हमारा जो यूट्रस है वो बहुत हार्ड हो जाएगा और ब्लड में कह सकते हैं ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्रेप्शियो प्लासेंटा। अभी तक हमने एब्रेप्शियो प्लासेंटा में डेफिनेशन और टाइप्स, वेराइटीज, ठीक, कॉजेस,
जो कि अननोन थे, रिस्क फैक्टर्स और क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए जिससे सबको ईजी लगे एब्रप्शन प्लासेंटा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसी के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ कर दीजिए चैनल को। मैं आपके लिए बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ और अगर आप मुझे लाइक मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरे एफर्ट्स सक्सेसफुल हो रहे हैं और मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। सो अभी तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।